नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इस पुस्तक का अध्ययन हम सिलेबस के अनुसार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी इसका महत्व है। प्यारे बच्चों, इस पुस्तक का आप दिल से अध्ययन करें, क्योंकि यह पुस्तक आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको काम देगी। आज हम इस पुस्तक में भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो हमें संविधान में दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया इज ए यूनियन स्टेट। इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे आज। संविधान के द्वारा भारत के लिए एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। संविधान में कहीं पर भी संघ राज्य का उद्बोधन नहीं किया गया, अपितु राज्यों के संघ का उपयोग किया गया है। राज्यों का भारत एक राज्यों का संघ होगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्यों के संघ के बारे में, महत्वता के बारे में उन्होंने संविधान सभा में अपने उद्बोधन में कहा था कि प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन यह संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं है, और संघ राज्य समझौतों का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था, प्रारूप समिति में, कि भारत राज्यों का संघ होगा, और जो राज्य हैं उनका संघ से अलग होने का या पृथक होने का अधिकार नहीं होगा। उनकी महत्वता संघ में है। संघ से बिखरने के बाद वो महत्वता खो देते हैं, और वो अपने अस्तित्व को नहीं खोए, इसलिए उसको यूनियन में रहना आवश्यक है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने का जो महत्वपूर्ण कारण है, उसके बारे में बात करते हैं। संविधान के द्वारा क्षेत्र के आधार पर शक्तियों के केंद्रीकरण या विभाजन की जो स्थिति अपनाई जाती है, उसके आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो एकात्मक शासन व्यवस्था, दूसरी संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत जो है विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति आदि के प्रसंग में अलग अलग स्थान रखता है। भारत का विस्तृत क्षेत्र है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ 1.25 करोड़ से भी अधिक, 1.25 अरब से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत विविधताओं के बीच में एकता का संबंध स्थापित करता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत के हृदय में समाहित है। जीवन, संस्कृति और आचरण भारत का मूल मंत्र है। संघात्मक व्यवस्था वह यंत्र है जिसके द्वारा भारत की या राज्य की समस्त शक्तियों का विभाजन 2 प्रकार के सरकारों के बीच मध्य हो जाता है। ये 2 प्रकार की सरकारें कौन कौन सी होती हैं? एक तो केंद्र सरकार जो दिल्ली में है, और एक राज्यों की सरकार जो विभिन्न स्टेटों में, प्रांतों में पाई जाती है।
संघात्मक व्यवस्था में संघ, केंद्र और राज्यों का दोनों का ही महत्व होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण के बारे में हम बात करते हैं। भारतीय संघ में संघ राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन वास्तव में यह एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के सभी लक्षण विद्यमान हैं। जो हम पहले बात करते हैं, हम शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन किया जाता है और शक्ति इस प्रकार दी जाती है कि कोई भी दूसरी शक्तियों के अधीन ना आए और जिसके पास शक्ति है उसकी शक्तियों में अड़चनें पैदा ना करें। इसलिए भारतीय संविधान ने पहले ही इन शक्तियों का विभाजन कर दिया था। विश्व के अन्य संघात्मक संविधानों की भांति भारत ने भी ऐसा किया। हमारे संघीय सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संघ सूची कौन सी होती है? हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि संघ सूची वो होती है जिस पर कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? संघ सरकार करती है। राज्य सूची कौन सी होती है? जिसमें कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? राज्य सरकारें करती हैं। और समवर्ती सूची कौन सी होती है? जिन पर दोनों ही कानून बनाने का कार्य करती हैं। परंतु यदि राज्य और संघ के कानून में विभेद होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा एकाकों में वितरण करना है। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है। यह कथन असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से विभाजित रेखा को बदल नहीं सकता है और न ही न्यायालय इसमें परिवर्तन ला सकता है। अगला, संविधान की सर्वोच्चता। बच्चों, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे मजबूत संविधान है और सबसे अच्छा संविधान है। हम भारतीय हैं और हमें हमारे देश और हमारे संविधान से प्रेम करना चाहिए। हमें हमारे संविधान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि संविधान ही वो कुंजी है जो हमारे अधिकारों को रक्षा करती है। संविधान के द्वारा ही महिलाओं को स्वतंत्रतापूर्वक जीने का अधिकार मिला है और संविधान के द्वारा ही सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व और सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार मुख्य बात यहाँ ये बात आती है कि संविधान हमारे भारत में सर्वोच्च है। संविधान में दिए गए उपबंध इस प्रकार बनाए गए हैं कि वर्तमान परिस्थितियों और आगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत में एकता बनी रहे। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह यह घोषित नहीं किया गया कि संविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान सभी सरकारों को बाध्यकारी हैं और केंद्रीय या राज्य सरकार के द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अर्थात कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार संविधान के विपरीत जाकर के कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है। संविधान में आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान देता है, परंतु उसी रीति से संविधान संशोधन किया जाएगा जो संविधान में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल या अन्य पदाधिकारी द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती है। संविधान सभी शक्तियों के ऊपर है। अगला,
स्वतंत्र न्यायपालिका। बच्चों, जिस देश में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है उस देश में हम ये आशा कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों की रक्षा संभव है, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। हम हमारे अधिकारों के प्रति जागरूक तभी होंगे जब हम संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान इसलिए किया गया है कि सभी के अधिकार सुरक्षित रहें, सभी को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त रहे, सभी को आजीविका प्राप्त करने का अधिकार रहे। यदि कोई बात आती है तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान का संरक्षक का कार्य भी करता है। भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करेगा और वो स्वतंत्र रहेगा। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। न्यायालय की ये व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतः अनुकूल है। अगला, लिखित और कठोर संविधान। हमारा भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सर्वोच्च श्रेष्ठ संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है और अन्य देशों की तरह जैसे ब्रिटेन, अमेरिका की तरह हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ संविधान में हर प्रावधान को उचित स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोर संविधान कहा जाता है। संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा कठोर और एक अति कठोर होता है जिसमें राज्यों की विधानसभाओं को भी शामिल किया जाता है। संविधान में संशोधन संविधान में बताई गई प्रक्रिया के आधार पर अर्थात अनुच्छेद 368 के आधार पर ही इसमें संशोधन किया जाएगा। उसमें दी गई प्रक्रिया पद्धति को अपनाते हुए संशोधन किया जाएगा। संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन में संघीय सरकार या राज्यों में किसी एक के द्वारा ही अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संविधान में प्रावधानों में परिवर्तन दोनों की सहमति से ही संभव होगा। इस प्रकार संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। हमारा संविधान जो है लचीला है मगर नष्ट योग्य नहीं है। हमारे संविधान को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन किया जा सकता है। कई देशों की शासन व्यवस्थाओं में यहाँ तक आ गया है कि संविधान ही बदल दिया है, मगर हमारे भारत में संविधान परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। खुद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान सभा के सामने कहा कि संविधान कितना भी श्रेष्ठ निकृष्ट हो, उससे ज़्यादा महत्व रखता है उसको अपनाने वाले। जो उसको अपनाने वाले हैं वो संविधान का कितना सम्मान करते हैं उस पर डिपेंड करता है। राज्यसभा को उच्च सदन माना है। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का एक सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह प्रतिनिधित्व राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित न होकर जनसंख्या के आधार पर होता है। संविधान में दिए गए उपबंध इस प्रकार बनाए गए हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था है वह वस्तुतः सीमित सरकार के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। किसका? सीमित सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें
संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें दोनों ही की शक्तियां सीमित कर दी गई और संघात्मक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों में बात करें कि लिखित और कठोर संविधान है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि भारतीय संविधान लिखित है। प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। एक एक शब्द पर बहस हुई, एक एक लाइन पर बहस हुई, एक एक आर्टिकल पर बहस हुई और संविधान सभा में उपस्थित बुद्धिजीवी लोग, जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले, जो भारत से प्रेम करने वाले और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाले, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन लोगों ने मिलकर इस संविधान को बनाया और वो जानते थे कि इतनी महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें आज़ादी प्राप्त की है वो ऐसे ही ना खो दें कुछ निजी स्वार्थों को देखकर। इसलिए केंद्र और राज्यों की सरकारों को सीमित शक्तियां प्रदान की गई। हालांकि ऐसा भी नहीं शक्तियां नहीं दी, शक्तियां भी खूब दी हैं, परंतु किसमें? संविधान के दायरे में रह करके दी। संविधान का दायरा कठोरता पर निश्चित करता है कि कठोर संविधान होगा तो उसका दायरा सीमित होगा। संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च होगा तभी कोई भी व्यवस्था तानाशाही नहीं होगी, क्योंकि तानाशाह शासक राष्ट्र के पतन का कारण बनता है। और जो आज़ादी प्राप्त जिन्होंने आज़ादी प्राप्त करवाई, वो कभी नहीं चाहते थे कि हम फिर दूसरे देशों के अधीन गुलाम रहें। इसलिए उन्होंने किसी व्यवस्था को न करके संविधान की सर्वोच्चता पर विश्वास रखा। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार को और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया कि शक्तियां जो है बांटी गई कि किस को कितनी शक्तियां प्रदान की जाए। और शक्तियों में संसद है, संसद का जो उच्च सदन जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा कहते हैं, तो संसद वही, और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनको भी शक्तियां दी गई। जुडिशरी जो क्या है, न्यायपालिका, उसकी भी अपनी शक्तियां हैं, पर सभी अपनी शक्तियों के दायरे में सीमित रहते हैं। जो शक्तियां हैं संघ सूची में 97 विषय हैं, 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 और संवर्ती सूची में 47 विषय हैं। संविधान की सर्वोच्चता के बारे में बात की हमने, स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बात की हमने, लिखित और कठोर संविधान के बारे में बात की, और राज्यसभा उच्च सदन है इसका, संसद का। आज की कक्षा में हमने भारतीय संघात्मक व्यवस्था के बारे में बात की। संघात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संघ में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद 2 जून 2014 को नया राज्य 29 राज्य कौन सा बना? तेलंगाना अस्तित्व में आया। और केंद्र और राज्य की सत्ता जो थी उसमें शक्तियों का विभाजन रहा। इस कक्षा में इतना ही। सभी को धन्यवाद। कोरोना महामारी है, इस महामारी में मास्क का प्रयोग अवश्य करें।
सतर्क रहें, सैनिटाइज का प्रयोग करते रहें। यह महामारी जो है, इसके बचाव के लिए मास्क की अनिवार्यता को अपने जीवन में लाएं। प्यारे बच्चों, जैसे ही महामारी का प्रकोप समाप्त होगा, हम आपके साथ ऑफलाइन क्लास जो हम कक्षा में लेते हैं लेंगे। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से सावधान रहें। धन्यवाद।